2023 के आम बजट की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट मीटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री से इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं नई परियोजनाओं की घोषणा करने की भी मांग उठाई गई। पिछले बजट में सरकार ने सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया था और इस बार भी ये सेक्टर फोकस में रहने की पूरी संभावना है। अब प्री बजट मीटिंग का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये आगे भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री 4 दिन के भीतर 8 मीटिंग्स करने वाली हैं और इन मीटिंग्स में हर सेक्टर के लोग अपने डिमांड वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 का ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब सरकार के सामने घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में मंदी की आशंका अभी भी बनी हुई है, खतरा मंडरा रहा है। आरबीआई और विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी के अनुमान को घटाकर 7% से 6.5% तक कर दिया है। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट बनाएं। इसके साथ ही लोगों को बढ़ती महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ डिमांड को रफ्तार देने, रोजगार के मौके पैदा करने जैसे जरूरी मुद्दों पर भी वित्त मंत्री का फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार नौकरी पेशा व्यक्ति को टैक्स में छूट भी दे सकती है। मौजूदा वैश्विक माहौल कई चुनौतियों को लेकर बजट के सामने खड़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम करती हैं वो 1 फरवरी को पता चलेगा और हमारी ये कवरेज जो है ये भी लगातार जारी रहेगी। हम तमाम जो अर्थव्यवस्था के मर्मज्ञ हैं और साथ ही साथ सेक्टर्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको ये समझाने की कोशिश करते रहेंगे कि इस वक्त किस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था के बाद किस दिशा में बजट जा सकता है। इस वक्त मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, बजट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या सरकार के मन में चल रहा होगा, क्या कुछ करना है सरकार को। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार सर का। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुर सर भी हैं। माथुर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। राजीव सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। इस वक्त जो आप स्थितियां देख रहे हैं उनके मद्देनजर बजट को लेकर सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा होमवर्क कौन सा सरकार को करना होगा? राजीव सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आ रही है। यस सर। सर, आपकी नजर में बजट बनाते वक्त वित्त मंत्री किन बातों को ध्यान में रखेंगी? मौजूदा वैश्विक हो या घरेलू हो, इस पूरे परिदृश्य में चुनौतियां क्या रहेंगी सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को वैश्विक हालात जो है हमारे, वो बहुत ही जटिल हो रहे हैं और जटिल और हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन सबकी ही आर्थिक गति कम हो रही है और एक साथ कम हो रही है। इसलिए हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि जो हमारी एक्सटर्नल डिमांड है, हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनमें काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसको हमें इसके लिए इस चीज़ को हमारे वित्त मंत्री को ज़रूर उस पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलता रहा तो फिर जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी और बढ़ सकते हैं, और साथ में अगर चीन की ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी रही तो भी सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत बढ़ जाएंगे, जिसका कि असर इन्फ्लेशन पे होगा। तो इस समय इन सब हालात को देखते हुए और हमारे अपने घरेलू इन्फ्लेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना जो फोकस है वो इस बात पे रखेंगे कि कैसे हमारी आर्थिक गति थोड़ी बहुत तो कम होगी ही, मगर ज़्यादा कम ना हो, और हम जो हैं वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति से हम इस आर्थिक गति को बनाए हैं, और जिससे कि हमारे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी थोड़े और सुधरें और इन्फ्लेशन भी आगे तेज़ी से ना बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस बजट का फोकस इन सब चीज़ों को देखकर बहुत हद तक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर को और तेज़ी गति प्रदान करना उस पे होगी। सर, अगर हम देखें तो क्या महंगाई को कर्ब करने के लिए आरबीआई की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं। मॉनेटरी और फिस्कल दोनों स्तर पर हमने देखा कि पॉलिसीज उस दिशा में बढ़ी हैं, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि महंगाई के बाद अब ग्रोथ पर फोकस किया जाए? क्या वित्त मंत्री ये सोच रही होंगी?
जी बिल्कुल, वही मैंने कहा कि उनका फोकस ग्रोथ पे ही रहेगा हम्म। और होगा, क्योंकि अब जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लगता है, क्योंकि अक्टूबर में वो कम हुआ सितंबर के मुकाबले, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये अब एक पीक पे पहुंच चुका है। और अगर वैश्विक हालात ठीक रहे, अगर उसमें ये बहुत बड़ा अगर है, वो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हम्म। कि अगर यूक्रेन रूस के युद्ध है वगैरह जो मैंने बताए, अगर वैश्विक हालात बिगड़े नहीं तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ने के आसार नहीं है। इसको देखते हुए ग्रोथ पर फोकस करना, और उस ग्रोथ को इस तरह से फोकस करना कि उन सेक्टर्स में ज़्यादा तेज़ी आए जिनके की लिंकेजेस हमारी इकॉनमी से काफ़ी स्ट्रांग हैं, उन पर रहेगा तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। और एफएम इसी बात की तरफ देख रही होंगी। एब्सोल्युटली। माथुर सर, आपकी नजर में ये बजट ओवरऑल कौन सी पिक्चर प्रस्तुत करेगा तमाम चुनौतियों को देखते हुए? नमस्कार। मैं, हाँ, मेरे पूर्व बॉस डॉक्टर कुमार साहब को भी नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार। बात बिल्कुल, नमस्कार सर, जैसा आपने कहा मैं उसी को मतलब रिटरेट करूंगा, उसी को दोहराऊंगा कि इन्फ्लेशन की मार तो कम पड़ रही है, थोड़ा कम हुआ है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन ज्यादा चुनौती होगी जो पिछले बजट में घोषणाएं हुई थी उनको और आगे बढ़ाया जाए, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पाइपलाइन और जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन, ये दो बड़े प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए थे, ताकि प्राइवेट सेक्टर का भी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को वो नहीं बढ़ने देगी। बजट के जो अभी तक के अनुमान आ रहे हैं उससे ही लग रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर कट जो नॉर्मली अभी चर्चा चल रही होगी वित्त मंत्रालय की, अन्य मंत्रालयों से, तो ऐसे खर्चे तो बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे जो कैपिटल फॉर्मेशन को की तरफ हैं। लेकिन राज्य सरकारों को भी इस समय उनको भी ऐसे कोई खर्चे नॉन मेरिट आइटम्स पे नहीं करने चाहिए जो इन्फ्लेशन को, या जो ऐसा एक्सपेंडिचर हो जो ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है। हालांकि इंडस्ट्री की मीडिया के रिपोर्ट से और जो स्टेटमेंट्स आए हैं, सीआईआई, पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, अन्य एजेंसीज ने पर्सनल इनकम टैक्स में कट की बात कही है ताकि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की और ग्रोथ आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई टैक्सेशन में रिलीफ देने का ये समय है। ये समय है कि हम अपने इकोनॉमी को और प्रोडक्टिव बनाएं, विशेषकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स त्वरित गति से चल रहे हैं उनको और आगे तेजी दी जाए ताकि हमारी इकोनॉमी और कंपेटिटिव हो और हम एक्सपोर्ट एफर्ट को और बढ़ा पाएं। तो विशेषकर जो मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, जो इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर वो आ गया, कई नई मतलब इकोनॉमी को पूरा कंपेटिटिव बनाने के लिए कई चीजें पिछले बजट में स्टार्ट कर दी गई थी, पीएम गति शक्ति, ये सब। तो इनको मेरे ख्याल से बजट और गति देगा। और जो रिपीट, सो द बजट में कोई ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ बहुत ही नई चीजें आएंगी। जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बन चुका है और मेरे ख्याल से सरकार उस पर कटिबद्ध है। और जहां तक जो डिसएडवांटेज सेक्शन को, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उन चीजों पे खर्चे बढ़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जरूरी भी थे। तो ज्यादा कोई इंडस्ट्री होप करे कि कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल नई चीजें आए बजट में, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो पिछले बजट के अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे कि 7.5 लाख करोड़ खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, 10 लाख करोड़ की बात चल रही है। जी। और जो पाइपलाइन है 100 लाख करोड़ की, उसमें प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों का बराबर हिस्सा था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को और प्राइवेट सेक्टर को अब कदम से कदम बढ़ा के और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को भी और कस के आना चाहिए। बिल्कुल। राजीव सर, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस रहा है सरकार का। अ, इस वक्त कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें सरकार चाहेगी कि उनमें अगर हम ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो वो ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ की स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारा निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है,
उसको प्रोत्साहन और देना पड़ेगा। और उसके लिए सेक्टर्स के जो जो उसमें जो आगे बढ़ सके, उनको हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, मगर अभी भी हमारा जो निजी निवेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, वो कम है। बैंक की क्रेडिट की रफ्तार, ग्रोथ की रफ्तार बढ़ गई है, 14-15% हो गई है, मगर अधिकतर वो जो है वो अभी भी रिटेल लोन्स पे हैं, हाउसिंग लोन्स पे हैं, इंडस्ट्रियल लोन्स पे, प्रोजेक्ट्स पे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसके लिए कुछ सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनराइज सेक्टर है। एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें उस पर देना चाहिए ज़ोर। और आपके ये जो स्टोरेज बैटरीज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है और एग्रो प्रोसेसिंग है, इन चीज़ों पर अगर बजट फोकस करेगा, तो उसमें 2 बातें होंगी। उसमें एक तो ये कि निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ में उससे जो जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, उन पर भी उनकी भी डिमांड बढ़ेगी और उन पे ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं एक बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमारी हाइवेज़ वगैरह बहुत तेज़ी से बनी हैं, बहुत बड़ी हैं, मगर हमें एक नज़र रखना पड़ेगी कि हमारा जो फ्रेट ट्रैफ़िक है, वो वापस रेलवेज़ के पास जाए, क्योंकि एनवायरनमेंटली, इकोलॉजिकली वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए रेलवेज़ का नवीनीकरण, मॉडर्नाइज़ेशन, एक्सपेंशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे बन रहे थे, दिल्ली बम्बई के, दिल्ली कलकत्ता के, उनका कंप्लीशन वो बहुत आवश्यक है, और उस पर एक नज़र रखनी चाहिए। जितना उस पर नज़र नहीं, उसको मतलब वाक़ई एक मिशन मोड में पूरा करना चाहिए, जिससे बिल्कुल कि सर। हमारा जो बढ़ता हुआ शेयर है फ्रेट का जी। रोड्स के लिए, वो उतना तेज़ी से बढ़ना वो अच्छा नहीं है। तो ये एक चीज़ उसको उसको भी देखना पड़ेगी। एब्सोल्युटली दूसरी सर। चीज़ ये है कि हमारी जो रिन्यू जो जो कोल सेक्टर है, अब हम कोल हमारा सेक्टर ऐसा है कि उसको अगर हम लोगों ने ठीक से नहीं आगे बढ़ाया, तो सारा का सारा, सारे रिज़र्व हमारे जो बहुत हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। तो कोल गैसिफ़िकेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि वो ही एक तरीका है कि जिससे कि हमारे कोल के रिज़र्व्स इस्तेमाल हो सकें बिना पर्यावरण को दूषित करे हुए। और कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उनको देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही हैं, तो उन पर बात देनी चाहिए। बजट में अब समय वो आया है कि हमें ख़ास चीज़ों पर मतलब फ़ोकस्ड और नुआंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगी। और जैसा कि अभी कहा गया कि, और जैसे मैंने मेरा आज अखबार में इंटरव्यू में निकला भी है कि बजट में अगर हम राज्यों को प्रोत्साहन करें अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, जी। प्रत्येक राज्य को, तो उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एब्सोल्युटली सर। कुछ चीज़ें हैं, जिससे कि हम आगे बात कर सकते हैं। एक मेरा, अगर आपके पास वक़्त हो तो एक मैं आपको बताऊँ कि प्लीज कंटिन्यू शायद सर। अब ये समय आ गया है कि जीएसटी में हम जो हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और डीज़ल, इनको जीएसटी के कवरेज में लाएँ, क्योंकि ओके। उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट सर। और मुझे लगता है कि सरकार भी अपनी तरफ से यही बयान देती रही है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन राज्यों से आप बात कीजिए। तो कुल मिला के देखना होगा, वाकई में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं। माथुर सर, आज वित्त मंत्री साहिबा जब इंडस्ट्री से मिली, खासतौर से एक्सपर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज पे, तो इंडस्ट्री के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि आप जॉब क्रिएशन वाले सेक्टर्स पे फोकस कीजिए, ताकि लोगों के हाथ में जब जॉब आएगा, स्वाभाविक रूप से पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो फिर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जो इकोनॉमी की साइकिल है वो फिर आएगी। रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी का भी एक टॉपिक था जिस पर आज बातचीत हुई है। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब पे भी बात हुई, हालांकि उस पर आपने अपनी बात रख दी है। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी बातचीत हुई है। लेकिन जॉब क्रिएशन का जो इशू है, वो इंडस्ट्री का ही नहीं बल्कि आम आदमी से जुड़ा हुआ भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। क्या इसमें स्कोप बचेगा सरकार के पास इस बार? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक जो सेक्टर कोविड के बाद प्रभावित हुआ था वो था टूरिज्म का। और डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत जॉब्स क्रिएट करता है, विशेषकर रूरल इकोनॉमी में। रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म तो बहुत स्कोप है। और विशेषकर एक और चीज देखें कि ये G20 का वर्ष आ गया, भारत की प्रेसिडेंसी का, तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे लगता है कि इस बार के बजट में राज्यों को और केंद्र सरकार मिलके टूरिज्म को पुश करेगी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे क्रूज लाइनर्स, पोर्ट्स, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। और जो दूसरी चीज है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम,
वो 2 साल से उस पर काफी काम हुआ है और अब वो प्राइवेट सेक्टर को इम्प्लीमेंट करना है। वो उनकी फैक्ट्रियां आ रही हैं और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कुछ नए एरियाज इस बार जुड़ेंगे। एक तो टेक्सटाइल और मैनमेड फैब्रिक्स, तो ये जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है इसमें काफी उत्साह देखा गया है और वो जॉब क्रिएशन के लिए भी बड़ा अच्छा एरिया है। बहुत कम समय में निवेश जो है वो जॉब्स में परिवर्तित होता है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में और टूरिज्म, इन दो एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और इनकरेज करना चाहिए ताकि जॉब्स क्रिएट हों। और जो अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें थोड़ा सा रोक लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि और एक फिनटेक और इस एरिया में काम होगा और वित्तीय संस्थाएं भी अब सुदृढ़ होंगी और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक दो गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, अब वो डिलीवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जॉब्स का जो जॉब फेयर्स भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर भी अब हेजिटेंट नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर भी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए पूरी ताकत लगाएगा और एक जॉब्स की ओवरऑल स्थिति बेस्ट होगी। विगत 3-4 साल में ये बेस्ट ईयर आएगा जॉब्स के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। और एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्री बजट मीटिंग्स का आगाज़ किया है, तो उसी तरह से जी बिजनेस ने भी आप जैसे पॉलिसी और जो प्लानिंग से जुड़े हुए दो दिग्गजों के साथ इस चर्चा की शुरुआत की है। बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया इस इश्यू का और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने वक्त निकाला। यदुवेंद्र माथुर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।